नमस्कार दोस्तों, आइए आज जानते हैं कि आपके लग्न कुंडली की सहायता से कैसे जानें कि आपके जीवन के किस खंड में और किस आयु में आपका भाग्योदय होगा, यानी किस आयु के पश्चात आपका भाग्योदय का समय होगा। तो इसकी गणना वैदिक ज्योतिष के अनुसार कैसे की जाती है, इसको आज गहराई से समझेंगे। पूरा वीडियो देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे इसको जानते हैं। तो सबसे पहले आपको उदाहरण सहित मैं समझाऊंगा। जैसे एक लग्न कुंडली यहाँ पे है किसी की, और यहाँ 12 भावों के भाव बने हुए हैं। तो इसका जो सबसे पहला नियम होता है कि भाग्याधिपति यानी कि भाग्य भाव, जो कि नवम भाव माना जाता है, ये भाग्य भाव है। इसके जो स्वामी हैं उनके केंद्र में रहने से, अगर वो केंद्र में हैं, केंद्र यानी कि 1, 4, 7 या 10 भाव में हैं, तो ऐसे जातक का प्रथम ही अवस्था में भाग्य की उन्नति होती है। यानी कि अगर जीवन को हम 3 खंडों में बांट दें, 20-20 या 25-25 साल के, तो उसके प्रथम खंड में ही जीवन के भाग्योदय होता है। और अगर त्रिकोणगत है, त्रिकोणगत यानी कि 5 और 9वें भाव में, इसके साथ ही पहला भाव भी त्रिकोण माना जाता है, अथवा उच्चगत रहने से, यानी कि किसी राशि में वह उच्च का हो, यानी किसी भी भाव में जाके वह जहाँ उच्च का हो, अगर है उच्च राशि में है, तो ऐसी अवस्था में उस जातक का भाग्योदय जो होगा वो मध्य अवस्था में, यानी कि आयु के बीच मध्य में होगा। यानी कि ये समझ सकते हैं कि युवा अवस्था में होगा। केंद्र और त्रिकोण को छोड़कर अगर अन्य स्थानों पर कहीं आपका जो भाग्याधिपति यानी कि भाग्य भाव का स्वामी है, अगर वो स्वक्षेत्रगत है यानी कि अपनी ही राशि में है, अथवा मित्र ग्रही है यानी कि मित्र राशि में है, तो ऐसी स्थिति में आपका यानी कि जातक का भाग्योदय जो होगा वो शेष वयस अर्थात वृद्धावस्था में भाग्योदय होता है। लेकिन ये एक साधारण विधि है जानने की, बाकी और डिटेल में समझते हैं आगे। यदि लग्न के जो 12 भाव हैं, यानी कि ये जो लग्न कुंडली है इसके जो 12 भाव हैं, इसको अगर 3 खंड में हम बांट दें, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा भाव एक साथ ले लें, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां भाव एक साथ ले लें, फिर 9वां, 10वां, 11वां, 12वां एक साथ ले लें, यानी 4-4 भाव को अगर 3 खंड ले लें, तो जिस भाव खंड में शुभ ग्रहों की संख्या, शुभ ग्रह किसको माना जाता है, गुरु और शुक्र जो होते हैं वो सदैव शुभ होते हैं। इसके अलावा जो चंद्रमा होता है वो क्षीण चंद्रमा के अलावा जो चंद्रमा होता है वो शुभ माना जाता है। और शुभ युक्त बुध, यानी कि बुध अगर शुभ स्थिति में है, यानी कि शुभ ग्रहों के साथ हैं या शुभ राशि में है, तो बुध भी शुभ होते हैं। यह जितनी ज़्यादा होगी जिस खंड में, यानी कि पहला खंड पहले से चौथे भाव तक, दूसरा खंड 5वें से 8वें भाव तक, तीसरा खंड 9वें से 12वें भाव तक, तो जिस खंड में यानी कि पहले या दूसरे या तीसरे खंड में इन शुभ ग्रहों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, आपके जीवन का वह खंड उतना ही ज़्यादा सुखमय होगा। तो दूसरी गणना इस तरीके से की जाती है। अब इसमें कुछ नियम और हैं, उसको भी देख लेते हैं। यदि लग्न शुभ राशि का हो, यानी आपकी लग्न की जो राशि है वो शुभ राशि हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, परंतु लग्न में कोई पाप ग्रह ना हो, तो जातक ऐसा जो है वो बाल्यकाल से ही सुखी होता है। कुल मिलाकर अगर आपका लग्न जो है वो शुभ स्थिति में है तो ऐसा जातक शुरू से ही सुखी होगा। लेकिन अगर लग्न में 1 से अधिक पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो जातक आजन्म दुखी रहता है। यानी कि अगर 1 से अधिक पाप ग्रह लग्न में बैठे हैं आपके, तो कहीं न कहीं आपको आजीवन वो समस्या देते रहते हैं। अब इसका एक और नियम है कि यदि लग्नेश शुभ राशिगत हों, यानी कि अपना लग्नेश आप देख लें, अपने लग्न का जो स्वामी है वह कहाँ बैठा है, अगर वो शुभ राशि में बैठा है और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, अथवा यदि लग्नेश नवम स्थान में बैठा हो जाके, यानी जो कि भाग्य भाव होता है, अथवा नवमेश यानी कि नवम भाव, यानी कि भाग्य भाव का स्वामी 5वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसा जातक 16 वर्ष के बाद सुखी होता है। यानी 16 वर्ष के बाद ही उसका भाग्योदय हो जाता है। तो चौथा इसका नियम ये है। अब 5वां नियम देखते हैं। इसमें थोड़ा सा नवमांश कुंडली की भी आवश्यकता पड़ती है। यदि लग्नेश का नवांशेष, यानी अपने लग्न का आप स्वामी देख लें कौन सा है, और उसको नवांश कुंडली में देखें कि वो कहाँ बैठा हुआ है, यानी कि लग्नेश का नवांशेष अर्थात लग्न का स्वामी जिस नवांश में हो, यानी कि नवांश कुंडली में जिस भाव में बैठा हो, उस नवांश का पति यानी उस नवांश का जो स्वामी है, यदि लग्न में है अथवा त्रिकोण में यानी कि 5 या 9 भाव में हो, अथवा 11वें भाव में, एकादश भाव यानी कि 11वें भाव में अगर बली होकर के है अथवा उच्च होकर के बैठा है,
तो जातक 30 वर्ष की अवस्था के उपरांत भाग्यशाली होता है। अब आगे और देखते हैं इसका जो छठा नियम है, यदि लग्नेश द्वितीय स्थानगत हो, यानी आपकी कुंडली में लग्न का जो स्वामी अगर वो द्वितीय स्थान में बैठा हो यानी कि धन स्थान में हो, या लग्नेश जिस नवांश में हो, लग्न का स्वामी आपके नवांश में जिस भाव में हो उसका स्वामी देखें, तो अगर वह आपकी लग्न कुंडली के द्वितीय स्थान में हो। अब इसको क्लियर समझ लीजिएगा, अगर लग्न का जो स्वामी यानी कि लग्नेश जो है नवांश कुंडली में देखें जहां बैठा है, उस भाव का जो स्वामी है वो लग्न कुंडली में अगर द्वितीय स्थान में हो तो भी ये नियम लागू होगा। तीसरी कंडीशन है, यदि एकादशेश यानी कि जो 11वां भाव आपके लग्न में है उसका जो स्वामी है अगर वो द्वितीय स्थान में हो, इन तीनों में से अगर कोई भी एक कंडीशन बन रही है तो इनमें से कोई भी योग रहने पर जातक 20 वर्ष की अवस्था के बाद ही उसका भाग्योदय हो जाता है। तो ये 6 स्थितियां हैं जो कि अनुमान लगाती हैं भाग्योदय जो है कब कब होगा। अब भाग्योदय की जो सटीक आयु गणना है उसको कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो भाग्योदय की आयु वर्ष का निर्धारण कैसे करते हैं, तो इसके लिए भाग्यकर्ता ग्रह को निकालते हैं। भाग्यकर्ता ग्रह कैसे निकलेगा, भाग्याधिपति अर्थात नवम भाव यानी कि जो भाग्य भाव है उसका जो स्वामी है वो अपनी लग्न कुंडली में देखें किस राशि में बैठा है, तो जिस राशि में वो बैठा हो नवमेश यानी कि भाग्येश जिस राशि में जाकर बैठा हो उस राशि का जो स्वामी है वह भाग्यकर्ता बन जाता है आपकी कुंडली में। तो भाग्यकर्ता ग्रह जो है उसी के अनुसार जो है आपके भाग्योदय की आयु के वर्ष का निर्धारण होता है। अब भाग्यकर्ता ग्रह अगर सूर्य है तो 22 वर्ष की आयु के पश्चात भाग्योदय होगा, चंद्रमा है तो 24 वर्ष के पश्चात, मंगल हो तो 28 वर्ष के पश्चात, बुध से 32 वर्ष के पश्चात, बृहस्पति 16 वर्ष के पश्चात, शुक्र हो तो 25 वर्ष के पश्चात, और अगर शनि के भाग्यकर्ता आपकी कुंडली में है तो भाग्योदय आपका 36 वर्ष की आयु के पश्चात ही होता है। तो इन 7 नियमों से आप अपना भाग्योदय पता लगा सकते हैं कि जीवन के किस खंड में होगा, साथ ही किस आयु के पश्चात होगा या किस आयु के आसपास आपका भाग्योदय हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।